लेकिन स्विट्जरलैंड पास में है, इटली पास में है, जर्मनी पास में है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक, ये सब कंट्रीज यहां पर पास में हैं। प्रधानमंत्री ने संबंधों को, जैसे एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात मेजर जनरल सुधाकर जी कह रहे थे, क्या एक्सटेंडेड नेबरहुड को यहां पर एक्सप्लोर करने की कोशिश की है बदलते भारत और बढ़ते भारत को देखते हुए, और वहां तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है कि इन फ्यूचर ये ऑस्ट्रिया भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में एक अहम साझीदार के तौर पर उभरे। जैसा मेजर जनरल सुधाकर जी कह रहे थे कि ये देश अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, लेकिन ये देश किसी का दुश्मन नहीं है और ये देश अपनी अलग जगह बनाए रखे हुए है, हालांकि है वो वहीं उसी क्षेत्र में। जी हाँ, जैसे यूरोप के मध्य में है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का सदियों से एक कोशिश रहा है कि वो न्यूट्रल रहेगा, ना इस तरफ ना उस तरफ। उसने नेटो को ज्वाइन करने में भी नेटो का वो अभी तक मेंबर नहीं बना है। यूरोपियन यूनियन से भी वो दूर रहना चाहता था। यूरोपियन यूनियन को भी उसने बहुत देरी से ज्वाइन किया, मात्र 1995 के आसपास। ऑस्ट्रेलिया की हमेशा नीति ये रही है कि क्योंकि आसपास सब बड़े देश हैं, सदियों पहले इनमें से कुछ बड़े बड़े देशों ने ऑस्ट्रिया के ऊपर राज भी किया था। तो वो चाहे उत्तर में जर्मनी हो, इस तरफ हंगरी जैसा हो, हंगरी ऑस्ट्रिया अंपायर का नाम हमने सुना, या इस तरफ इटली रहा हो। और आज वर्तमान समय में यूरोप के जो दूसरे देश हैं, चाहे वो जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, सबके साथ एक बराबर व्यवहार रखता है। तो काफी मायनों में ऑस्ट्रिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो भारत जैसी ही है कि ना हम पश्चिमी गुट में हैं, ना हम पूर्वी गुट में हैं, ना हम कैपिटलिस्ट हैं, ना हम कम्युनिस्ट हैं। तो ऑस्ट्रिया और भारत की जो विश्व के प्रति रुख है वो काफी काफी उसमें समानताएं हैं। हाँ, ऑस्ट्रिया क्योंकि वो यूरोप के मध्य में है, यूरोप के दिल में है, हमारे लिए ऑस्ट्रिया गेट वे टू यूरोप भी साबित हो सकता है। ऑस्ट्रिया में हमेशा इंजीनियरिंग को काफी महत्वता दी गई है। हम ऑस्ट्रिया से काफी बड़ी तादाद में अलग अलग तरह की मशीनरी और मेटल्स भी इंपोर्ट करते हैं। तो क्वाइट ये काफी संभव है कि अगर भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड बढ़ जाए, जो कि अभी करीबन $3 बिलियन के आसपास है, तो ऑस्ट्रिया के थ्रू वो ट्रेड हम एक्सटेंड कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों में भी। एक यूरोपियन यूनियन में एक दिक्कत क्या है कि बाकी विश्व के साथ वो ट्रेड करने के लिए अपनी स्पेशल कंडीशंस रखते हैं। लेकिन अगर जैसे भारत और ऑस्ट्रिया का अगर एक द्विपक्षीय ट्रेड पैक्ट साइन हो जाए, तो टू वे एग्रीमेंट, तो उससे भारत को यूरोपियन यूनियन में भी घुसने में मदद मिलेगी। शायद इसीलिए आज जो मोदी जी गए हैं ऑस्ट्रिया में, डेलीगेशन में काफी बड़े संख्या में वो अपने साथ व्यापारियों को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रेड एंड कॉमर्स के जो लीडर्स हैं फिकी में या एसोचैम में, उनको लेकर गए हैं। एम ये है कि हमारे जो जैसे फिकी एसोचैम के मेंबर्स हैं वो ऑस्ट्रिया के ट्रेड एंड बिजनेस लोगों से मिलेंगे और ये आदान प्रदान करेंगे कि दोनों देशों के बीच में बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। जी, किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, शायद उसी लिए आज प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। टॉप सीईओज के साथ बैठेंगे, दोनों ही देशों के टॉप सीईओज के साथ प्रधानमंत्री और वहाँ से चांसलर बैठेंगे और उनको संबोधित भी करेंगे। तो एक चीज़ साफ नज़र आती है कि व्यापारिक संबंधों को, आर्थिक गठजोड़ को आगे बढ़ाना है। लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी, जो कुछ दिखता है, कहते हैं अगर उससे परे देख लिया जाए या जो कुछ दिखने के साथ दिखाए जाने के पीछे जो छुपाया जा रहा है उसे समझ लिया जाए तो आपको सारी बात स्पष्ट हो जाती है। ऑस्ट्रिया जाना हम जो देख रहे हैं, क्या वो है, या ऑस्ट्रिया को लेकर एक भविष्य का खाका भारत रखता है आगे भविष्य को लेकर? राजीव, आपको मैं बधाई देता हूं कि आपका हर सवाल के अंदर इतना गहराई होता है कि अब पता नहीं, आपका एक्सपर्टीज ऐसा सवाल पूछते हैं जानकर भी हम कह नहीं सकते हैं, और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद आपको पता चल गया, मैं ट्रैक तो काफी सारे देशों के साथ हूँ,
तो डायलॉग में इसी जो भी इस किस्म के समिट आप मान के चलिए कि ऑस्ट्रिया जाने से पहले वो रशिया होके गया। रशिया एक कंट्रोवर्शियल विजिट था, कंट्रोवर्शियल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर देखते हैं, पश्चिम जो है कभी वो किसी भी हालत पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान और रशिया जो है जप्पी लगाए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए आज के दिन में। आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसी के बाद तुरंत अगर ऑस्ट्रिया जा रहे हैं तो उसका मीनिंग और सब्सटेंस काफी गहरा है। आपने सही नजर पर आपने उंगली डाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही है कि इंडिकेट करके रखूंगा, ऑस्ट्रिया इज द हब, इट इज द हब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्लोबल आर्किटेक्चर। आज के दिन में ग्लोबल आर्किटेक्चर का क्या है, उसका पैराडाइम क्या है? ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप, अमेरिका, कनाडा और इस तरफ यूरोपियन यूनियन और यूके। यूके इसलिए क्योंकि ब्रेग्जिट की वजह से अलग हो गया है। तो इनको मिला के जो भी संस्था आप बोलते हैं, ऑल इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड ग्रेविटी एंड हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड हियर। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो 4 जगह पे है, न्यूयॉर्क है, नायरोबी, एक इधर है और एक चौथा और कहीं। लेकिन ये जो सेंटर है ऑस्ट्रिया, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लेवल के हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन, डेलिब्रेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हर साल हर समय में चलते रहता है। तो आप ये मैं अपना आम आदमी का एक अंदेशा मैं ये कहूंगा कि आप अपना अंदाज लगाइए क्यों हम 21st सेंचुरी में हैं। 1996 में काउंटर टेररिज्म का एक खाका हमने सबमिट किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। मेजर जनरल सुधाकर जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि हम जिस चीज को लेकर बात कर रहे हैं शायद उसके पीक पर अभी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आप बने रहें, हम सुनते हैं। What is particularly important is the support of the European Union for a free and prospering Ukraine. Austria is making a substantial contribution. We're supporting the policy of the European Union on the one hand, but on the other hand, we have also delivered 250 million euro in bilateral aid. For me, it was an important signal that India, as a founding member of the BRICS organization, participated in the Swiss Peace Summit at Birkenstock. Today we've been talking about an even stronger commitment and about possibilities of reviving the peace process. Prime Minister Modi and myself discussed the unique position of India in the so-called Global South. India is an important and influential and creditworthy country. India is the biggest democracy in the world, and therefore India's role. जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देते हैं, हम एक बार फिर रुक करेंगे, लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी आप अपना सवाल पूरा, अपना जवाब पूरा करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उन दायरों को तोड़ें जो आपने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के दौरान आपने रिलीजियसली फॉलो किए थे, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करें वो लोग जो इससे पार देखकर इस यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव, ये जो क्लिप आपने दिखाया, ये मैं जो कहना चाह रहा था वो कह डाला है। जी जी, तो ये बिल्कुल सही, टाइमली एकदम आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो पूरा अच्छी तरह आप साबित कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो छवि नहीं है, ये हकीकत है। आज के दिन में पूरा विश्व हिंदुस्तान कोई सारे पहलू की नजरिए से देख रहा है। एक सेंट्रल पहलू है हिंदुस्तान का मार्केट। आप ओपन मीडिया में जाएंगे, 467 मिलियन के करीब मिडिल क्लास पॉपुलेशन दिखा रहा है। मेरा रिसर्च, मैं आईआईटीज और आईआईएम में जाके और अलग अलग जगह लेक्चर देता हूं, मेरा हिसाब किताब और कुछ कह रहा है। 672 मिलियन है जो मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास पॉपुलेशन $2 के बाद स्टार्ट हो जाता है, $50 और बियॉन्ड जाता है। अलग अलग स्तर के हैं। अगर बाइंग कैपेसिटी आप देखते हैं विश्व में, ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन हिंदुस्तान को जो है, आप कोई सारे पूरा यूरोप को जोड़ देंगे शायद इतना नहीं होगा पॉपुलेशन। अमेरिका पॉपुलेशन 2 अमेरिका हो जाएंगे, आपके 4 ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। तो ये जो एक चीज है इसको कोई खोना नहीं चाहता है, इसलिए ये एक गोल्डन पीरियड है। हिंदुस्तान दिल खोल के
छाती चौड़ा करके 56 इंच नहीं, मैं कह रहा हूं 65 इंच करके आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करिए, लेकिन बैलेंस करते रहिए, सबके साथ सबके विकास सबके प्रयास, सबके इसी प्रयास की के लिए। यूके देवनाथ सर का भी मैं रुक कर लेता हूं, वो भी मेरा इंतजार कर रहे हैं इस वक्त। यूके देवनाथ सर, डेन्यूब वो रिवर है जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच से निकलती है, ब्लैक सी तक का एक कनेक्शन भी देती है। ऑस्ट्रिया अपनी पहचान अगर बनाकर रखे हुए है और ऑस्ट्रिया की ज़रूरत अगर भारत समझ रहा है 41 साल बाद ही सही, तो ऑस्ट्रिया को भी भारत की ज़रूरत समझ में आ रही है। चांसलर ने साफ कह दिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। चांसलर यूक्रेन के बारे में भी जो बोलते हुए दिखाई पड़े हमको, उन्होंने ये कहा कि ये भविष्य के तौर पर यहाँ पर वो भी युद्ध की मुखालफत करते दिखे कि युद्ध की ज़रूरत यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत और ऑस्ट्रिया आगे चलकर क्या ऐसा अनोखा कर सकते हैं, क्योंकि एक यात्रा वो भी प्रधानमंत्री की, वो कई दरवाजे खोलती है। वो पॉसिबल सेक्टर्स क्या हैं जो दोनों देशों की जनता को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे इस यात्रा से? जी हाँ, विश्व में हम सोचते थे कि एक ग्रुप है, यूनिपोलर है, या दो ग्रुप हैं, रूस चीन एक तरफ, पश्चिमी देश अमेरिका एक तरफ। अब आस्ते आस्ते वो समय आ गया है जब एक तीसरा ग्रुप बनेगा, ग्लोबल साउथ उसमें शामिल रहेगा, शायद भारत के नेतृत्व में। ये तीसरा जो ग्रुप बनेगा, इसकी बेसिक मूल धारणा ये होगी कि देश आपस में युद्ध नहीं करेंगे, कि किसी भी देश का अगर किसी देश के साथ कोई डिसएग्रीमेंट है तो युद्ध उसका सलूशन नहीं होगा। स्विट्जरलैंड की बात ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उसी ग्रुप में है, भारत भी इसी तरह की चिंता करता रहा है, भारत के सहयोगी देश भी इसी तरह से चिंता करते हैं। सबसे बड़ी बात है, यूरोपियन यूनियन, नेटो के भी कुछ देश हैं जो कि युद्ध में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, स्वीडन है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, ये सब चाहते हैं कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान ना किया जाए, बातचीत से ही हर समस्या का एक सॉल्यूशन खोजा जाए। तो ये जो मूवमेंट है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, अगले 10-20 साल में मजबूत होगा। आप देखिए, श्री एस जयशंकर को साथ लेके गए हैं क्योंकि विदेश नीति में भारत का एक जो न्यूट्रल नुआंस है कि हम वही करेंगे जो भारत के लिए काफी के साथ आपको रोक रहा हूं। यूके देवनाथ सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। चांसलर नेमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है